एवरीवन। सो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 9 की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 3 में एक पोयम दी हुई है कैनवस ऑफ सोइल। इस पोयम को हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, इसकी रीडिंग करी है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। फर्स्ट है रीड द पोएम अगेन एंड कंप्लीट द समरी ऑफ ईच स्टैंजा बाय फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इसको आपको जो हमने स्टोरी पोएम रीड करी है उसकी समरी से आपको ये कंप्लीट करना है। तो एक बार आप पोएम को फिर से रीड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको फिल करेंगे। फर्स्ट है द डैश इज द पोर्ट्रीयार्ड एज अ रिच पैलेट वेयर गार्डनर्स। तो पोर्ट्रीयार्ड यानी गार्डनर की जो पैलेट थी वो किसे बोला गया था? वो थी अर्थ या सोइल, है ना। फिर है ड्रीम्स फ्लरिश इन द फॉर्म ऑफ सीड्स अवेटिंग स्प्रिंग। जो उसका गार्डनर का जो ड्रीम था वो कैसे फ्लरिश हो रहा था? फ्रॉम सीड से, और वो वेट कर रहा था किसका? स्प्रिंग का। ओके, तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका अर्थ या सोइल, फिर आ जाएगा ड्रीम्स एंड सीड्स। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है द गार्डन फ्लावर्स ब्लूम इनटू अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट ब्लॉसम्स रिसेंबलिंग। यहाँ पे आ जाएगा अ पेंटिंग या आप लिखेंगे आर्टवर्क बाय मदर नेचर इन द लाइट ऑफ मॉर्निंग। ओके, थर्ड स्टैंजा में आपका ईच गार्डन इज लाइकिंग टू अ वाइड कैनवस। मतलब गार्डन की तुलना किससे की गई थी? एक बहुत बड़े कैनवस से की गई थी। इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड लाइफ, मतलब आर्ट और लाइफ को जोड़ा गया था गार्डन से और कैनवस से, मतलब पेंटिंग से। थ्रू द एफर्ट्स ऑफ गार्डनर्स गार्डन्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्टिल लाइफ पेंटिंग्स। ओके, तो इन फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में आप फिल करेंगे कैनवस, देन लाइफ एंड पेंटिंग्स। ओके, सेकेंड है select the appropriate title of each stanza from those given below. There are 2 extra title. नीचे आपको 5 टाइटल्स दिए हुए हैं। इसमें से हर स्टैंजा के लिए आपको एक टाइटल चूज करना है। 2 टाइटल यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ओके, जैसे फर्स्ट स्टैंजा के लिए हमने जो टाइटल चूज किया है, जैसे फर्स्ट स्टैंजा हमने पढ़ा, उसको हम टाइटल दे सकते हैं अर्थ एंड पॉसिबिलिटीज। ओके, ये हो जाएगा स्टैंजा 1। स्टैंजा 2 के लिए हम टाइटल दे सकते हैं नेचर्स वर्क और आर्ट, नेचर्स वर्क ऑफ आर्ट। थर्ड स्टैंजा के लिए हम जो टाइटल दे सकते हैं वो है गार्डन एज लिविंग कैनवासेस, ठीक है। और बाकी जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, स्वीट स्मेलिंग ब्लॉसम एंड द पेंटर्स कैनवास। ओके, थर्ड है मैच द पोएटिक डिवाइसेस इन कॉलम 1 to the examples in column 2. Discuss your responses in pairs, then share your responses with your classmates and teacher. आपको कॉलम 1 में कुछ पोएटिक डिवाइसेस दिए हुए हैं, ये कॉलम 1 में है। देन आपको उनकी मीनिंग से, और कॉलम 2 में उनकी मीनिंग्स दिए हुए हैं, रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं, जिससे आपको ये मैच करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जैसे माइंड पिक्चर। जब हम पोएम को रीड कर रहे थे, तो जैसे हम पोएम को रीड कर रहे थे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती जा रही थी, किस तरीके का गार्डन होगा, किस तरीके से फ्लावर्स वहाँ लगाए गए होंगे, जिन जिन फ्लावर के हम नाम ले रहे थे उनकी इमेज आपके माइंड में बन रही होगी। तो ये होता है इमेजिनरी माइंड। ये मैच होगा आपका फोर्थ वाले से, कलर्स ब्रश स्ट्रोक्स ब्लॉसम शेड ऑफ ग्रीन। जैसे हम कलर की बात कर रहे थे तो आपके दिमाग में सारे कलर के शेड आ गए थे। ब्रश स्ट्रोक, किस तरीके से हम एक ब्रश को लेके कलर में डिप करते हैं, फिर अपनी पेंटिंग, जिस पे हम पेंटिंग बना रहे हैं उसमें हम ड्रॉ करते हैं, वो भी आपके जो दिमाग में एक पिक्चर सी बन रही होगी। किस तरीके से फ्लावर खिल रहे हैं, शेड्स ऑफ ग्रीन के क्या क्या शेड होंगे, आपने पत्ते देखे होंगे, कोई पत्ता कितना डार्क कलर का होता है, कोई लाइट होता है, किसी में हल्का सा येलोइश कलर होता है ना। तो ये सारी इमेजिनरी आपके माइंड में बन रही होगी। सेकेंड है मेटाफर, कंपैरिजन विदाउट यूज ऑफ लाइक और एज। मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन उसमें एज लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया जाता। जहाँ पे लाइक और एज वर्ड का यूज होता है उसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन वो होता है आपका सिमिली, ठीक है। तो सेकंड वाला आपका मैच होगा, ये है आपका सेकंड।
6 वाले से मैच होगा। गार्डन एज अ पेंटिंग, जैसे यहाँ पे गार्डन को पेंटिंग से तुलना की गई है, उसमें कंपैरिजन किया गया है। प्लॉट एज कैनवस, और जो प्लॉट है जहाँ पे हम सीड जहाँ पे बोए जा रहे हैं उसकी जो तुलना की गई है कैनवस से की गई है जिस पे पेंटिंग बनाते हैं। सीड्स एज ब्रश स्ट्रोक, और सीड्स की जो तुलना की गई है वो की गई है ब्रश स्ट्रोक से। ठीक है। थर्ड है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? राइम होती है लयबद्धता। जैसे अगर हम बात करें हिंदी में अब, कब, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं ना, तो उसमें राइम स्कीम होती है। तो इस पोएम में राइम स्कीम है, डेफिनेटली है। जो मैच होगा आपका सेकंड से ए बी बी। एक बार हम देख लेते हैं पोएम में किस टाइप की राइम स्कीम यहाँ पे यूज़ की गई है। तो ये है आपकी पोएम। जैसे लास्ट में देखो ये है डीप सी, तो इसको अगर हम ए नाम दे दें। सेकेंड यहाँ पे है ट्रू ह्यू, ये इसका नाम अगर हम बी दे दें, ये राइम स्कीम है। इसमें देखो साइट लाइट, जैसे बोलने में एक लय आती है, इन दोनों में ए नाम दे सकते हैं। उसके बाद है ब्लू न्यू, है ना। वाइट कंसाइड, टिल स्टिल, तो ये है आपकी जिसमें राइम्स का जो यूज किया गया है। ओके। उसके बाद है फोर्थ टोन व्हाट द पोइट फील्स। तो टोन, किस तरीके की टोन का यूज किया है इसमें पोइट ने, या हम कह सकते हैं पोइट किस तरीके से फीलिंग्स थी इस पोएम को लेके। तो ये था एप्रिशिएटिव, कि पोएम जो पोइट है जिसने पोएम लिखी है वो अपने वर्ड्स से एप्रिशिएट कर रहा है। ओके। फिफ्थ है मूड व्हाट द रीडर फीलिंग्स। मूड किस तरीके का था, मतलब रीडर फील्स किस तरीके से कर रहे हैं इस पोएम को। तो फिफ्थ वाला आपका मैच होगा 7 से जॉयफुल, कि इस पोएम को पढ़ के हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, हम जॉयफुल हो जाते हैं ना। तो ये आपका मैच होगा 7 से। उसके बाद है सिक्स्थ स्पीकर। स्पीकर आपका मैच होगा 5th से आ गार्डनर। इसमें जो स्पीकर है वो कौन है? गार्डनर है, क्योंकि वो ही अपनी जो गार्डन में जो कुछ भी बो रहा है, जो भी काम कर रहा है, अपने गार्डन को सजा रहा है, उसने अपने पूरे गार्डन की तुलना एक पेंटिंग से करी है। ठीक है, तो इस यहाँ पे स्पीकर क्या हो गया? गार्डनर हो गया। उसके बाद है 7th है आपका अल्ट्रेशन सेम कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, ऑल्ट्रेशन, जैसे सबसे पहले आप देखिए वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके हो गए वोवल्स। इन वोवल्स को छोड़ के जितने भी आपके अल्फ़ाबेट के लेटर्स बचे हैं वो सारे हो गए आपके कॉन्सोनेंट। तो जिसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो होता है आपका ऑल्ट्रेशन। जैसे अगर हम हिंदी में कहें अनुप्रास अलंकार, अलंकार जो आप पढ़ते हैं। तो 7th आपका मैच होगा ब्लॉसम ब्लूम से। अब यहाँ देखो ये है ब्लॉसम्स, ये है ब्लूम, दोनों जो वर्ड शुरू हो रहे हैं बी से शुरू हो रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट है। तो जब रिपीट होते हैं दो वर्ड के जो फर्स्ट जो लेटर है सेम हो, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड जितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो आपस में जैसे सेम वर्ड से ही शुरू हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे ऑल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। द पोएम मे बी इंटरप्रेटेड एज एन एलिगरी। इस पोएम को एलिगरी बोला गया। एलिगरी क्या होता है देखिए, एन एलिगरी इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज टू एक्सप्रेस लार्जर आइडियाज देन दोज प्रेजेंटेड विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग देम। एलिगरी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस लार्जर आइडियाज़ को। जब हम किसी बात को शॉर्ट में बोलते हैं लेकिन उसके पीछे जो उसका मीनिंग होता है, उसका जो आइडिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे एलिगरी का यूज़ किया जाता है। एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दैम, एक्सप्लिसिटली यानी कि जो आइडियाज़ उसके पीछे, पोएम के पीछे जो दिए जा रहे हैं उसको बहुत बारीकी से, बहुत सुंदरता से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। एलिगरी ऑपरेट्स ऑन 2 लेवल्स। जो एलिगरी है वो ऑपरेट करती है 2 लेवल्स पे ये काम करती है। फर्स्ट है द सरफेस मीनिंग। सरफेस मीनिंग यानी कि एक सिंपल सा जो मीनिंग है, ऊपरी मीनिंग जिसे हम कहते हैं, जो पढ़ के ही समझ में आ जाता है। एंड द डीपर मीनिंग। डीपर मीनिंग यानी कि जो लाइन लिखी है उसके पीछे उसका अर्थ क्या है, जो सामने जो लिखा है वो ना होकर उसके पीछे एक डीपली मीनिंग होती है, मीनिंग मतलब उसका गहरा अर्थ होता है। तो यहाँ पे ये कंसीडर किया गया एलिगरी में, इस पोएम में ये है। अपॉन कंसीडरिंग दिस पोएम एज एन एलिगरी, तो इस पोएम को एलिगरी पोएम बोला गया।
द गार्डन कुड सिम्बलाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड नेचर। यहाँ पे जिस गार्डन की बात की गई है, जो एक सिम्बलाइज एक प्रतीक है वेरियस एस्पेक्ट, अलग अलग हमारे एस्पेक्ट लाइफ और नेचर का, कि किस तरीके से गार्डन के थ्रू हमें लाइफ को बताया गया, लाइफ को समझाया गया, नेचर को समझाया गया, नेचर की ब्यूटी को बताया गया है एक गार्डन के जरिए, है ना। लाइफ जर्नी एंड ग्रोथ। तो इस पोएम में लाइफ की जर्नी और ग्रोथ के बारे में समझाया गया है कि किस तरीके से हमारी ग्रोथ होती है। हम पहले छोटे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो किस तरीके से चेंज होते हैं, ये समझाया गया है। द गार्डन विथ इट्स चेंजिंग सीजन एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स। तो इसमें जैसे गार्डन की पोएम बताई गई है, तो जैसे इस सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो कई बार जो पत्ते होते हैं वो झड़ते हैं, किसी में नए फ्लावर्स निकलते हैं, नए जो पत्ते आते हैं। तो ये एक सीज़न जो है चलता रहता है। जैसे ब्लूमिंग फ्लावर्स नए नए फ्लावर खिलते हैं। कुड रिप्रेजेंट द जर्नी ऑफ लाइफ। ये एक लाइफ की जो जर्नी है उसे भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कैसे एक जो गार्डनर होता है छोटे से बीज को बोता है, फिर धीरे से छोटा सा पौधा निकलता है, वो थोड़ा और बड़ा होता है, कली आती है, फिर फ्लावर खिलता है, नए नए पत्ते आते हैं। तो ये ग्रोथ को दिखाया गया इसमें। एंड द साइक्लिक नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। और नेचर का जो साइक्लिक एग्जिस्टेंस है वो भी इसमें बताया गया है कि जो हमारा नेचर है किस प्रकार से चेंज होता है, उसकी ब्यूटी क्या है। ठीक है। हार्मनी एंड डाइवर्सिटी। तो इस पोएम में हार्मनी और डाइवर्सिटी को भी समझाया गया है कि एक जो माली है वो गार्डन में केवल एक ही तरीके के फ्लावर्स तो नहीं बोता, है ना। अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स होती है, सबकी अलग अलग खुशबू होती है, लेकिन वो एक ही गार्डन में रहते हैं। अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, उनके पत्ते अलग होते हैं, तो वो सब कहाँ रहते हैं, एक ही साथ मिलकर उस गार्डन में रहते हैं। ऐसे ही द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द गार्डन। अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग कलर की उनकी पत्तियां भी होती हैं, वो कहाँ रहते हैं, एक ही गार्डन में रहते हैं। कुड सिंबलाइज, जो कि प्रतीक है द ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी, जो कि प्रतीक है ब्यूटी का, सुंदरता का, और डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस का। एंड हार्मनी इन आवर वर्ल्ड, क्योंकि देखिए हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं सब हमारी तरह तो नहीं है, अलग अलग है, हमसे अलग दिखते हैं, उनका अलग अलग काम करने का तरीका है, अलग बोलने का तरीका है। अब ये तो है नहीं हम सबसे लड़ने लगेंगे कि ये हमारी तरह नहीं है। डाइवर्सिटी है, उसके साथ हम रहते हैं, सबके बोलने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है, एक साथ रहते हैं हम, इसलिए तो सुंदरता हमारी है ना। तभी तो भारत को क्या बोला जाता है, डाइवर्सिटी इंडिया बोला जाता है, कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की भाषा बोलने वाले, पहनावे वाले, खाने वाले, सब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन रहते एक साथ हैं। तो ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है, इसकी सुंदरता भी है। ठीक है। सो इस पोएम को एलिगरी यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम में से, इसको आपको रीड करना है, फिर कुछ क्वेश्चंस है उनका आंसर करना है। ये आपका एक्सट्रैक्ट, ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। यहाँ पे कहा गया है कि एक ब्रश स्टॉक्स को आप जब एक ब्रश लेते हैं, उसे कलर में डिप करते हैं और कैनवस पे एक स्टॉक लगाते हैं, उसे बीज बोने से जोड़ा गया है ना। उसकी तुलना जो है ब्रश स्टॉक से की गई है बीज बोने की। प्लांटेड ट्रू, जैसे एक जो आर्टिस्ट होता है अपनी पेंटिंग को सुंदर बनाने के लिए बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से एक ब्रश स्ट्रोक लगाता है, कुछ भी नहीं लगा देता वो ताकि उसकी पेंटिंग खराब ना हो जाए, बहुत ध्यान से वो लगाता है ताकि सुंदर पेंटिंग बन सके। ऐसे ही एक माली जो होता है, गार्डनर होता है, वो अपने गार्डन में बहुत ध्यान से बीज बोता है कि कहाँ पे मुझे कौन सा फ्लावर चाहिए, कौन से कलर के फ्लावर कहाँ पे होने चाहिए। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से दोनों अपना काम करते हैं। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, और स्प्रिंग सीजन का वेट किया जाता है वाइब्रेंट ह्यू। स्प्रिंग सीजन का वेट इसलिए किया जाता है ताकि स्प्रिंग सीजन आते ही जो गार्डन है उसमें सारे अलग अलग रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, इसलिए स्प्रिंग सीजन का यूज़ किया जाता है ताकि एक वाइब्रेंट ह्यू यानी कि अलग अलग शेड्स दिखें, कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सब फूल खिल जाते हैं, हर फूल का एक अलग अलग शेड है कलर का, तो इसलिए यहाँ पे ये बात की गई है। नाउ क्वेश्चन आपसे पूछा है द पोइट हैज़ यूज्ड अ मेटाफर इन ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स। तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस मेटाफर का यूज़ किया गया है ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स में। विच ऑप्शन फ्रॉम
दोज गिवन बिलो यूज अ मेटाफर। नीचे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको बताना है इनमें से किस में मेटाफर का यूज किया गया है। ये ऑप्शन है इसमें, हर मदर्स हार्ट हियर्ड हर हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट विद काइंडनेस। हर मदर हार्ट्स, हार्ट की यानी कि दिल की बात की गई कि वो सुनता है। जब किसी भी एक मतलब ऐसी चीज़ का जो बोल नहीं सकती, लिविंग बीइंग्स नहीं है, उसकी जो तुलना है उसका जो एग्जाम्पल दिया जाता है किसी भी ह्यूमन क्वालिटी के साथ, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है। ठीक है, ये भी एक पोइटिक डिवाइस है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। सेकंड है ही हैज़ ए हार्ट ऑफ गोल्ड, कि उसका दिल सोने की तरह है। आप देख रहे हैं कि हार्ट का जो कंपेयर किया गया है गोल्ड से किया गया है, मतलब दो अनरिलेटेड चीज़ों को आपस में जोड़ा गया है। जहाँ पे दो अनरिलेटेड चीज़ों को आपस में जोड़ा जाता है या तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, वहाँ पे होता है आपका मेटाफर। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेटाफर होगा। ओके, बाकी ऑप्शंस भी हम रीड कर लेते हैं। ऑप्शन सी है, हर हार्ट डिड अ डांस ऑफ जॉय ऑन सीइंग द न्यू डॉल, कि उसका दिल जो है वो नाचने लगा, खुशी मनाने लगा, नाचने लगा जब उसने अपनी नई डॉल को देखा। तो यहाँ पे भी जो मेटाफर यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद है शी हैज़ ए वेरी काइंड हार्ट, वो उसका जो हार्ट है वो बहुत काइंड है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट है जहाँ पे मेटाफर का यूज़ हुआ है। हेयर हार्ट ऑफ गोल्ड इज अ मेटाफर फॉर काइंडनेस विदाउट यूजिंग लाइक और एज, जहाँ पे कंपेयर किया गया है बिना लाइक और एज का यूज़ किए, क्योंकि जहाँ पे लाइक और एज का यूज़ किया जाता है वो आपका पोएटिक डिवाइस सिमिली हो जाता है। ओके, सेकंड है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। नीचे आपको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपको कंप्लीट करना है। सेंटेंस है आपका, द फ्रेज प्लांटेड ट्रू इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इम्प्लाइज। यहाँ पे जो फ्रेज यूज किया गया है प्लांटेड ट्रू, ये क्या सिग्निफिकेंट करता है? बिकॉज यहाँ पे ये जो अप्लाई किया गया है दैट द सीड्स आर प्लांटेड विद सिंसियरिटी, कि जो सीड्स है, गार्डनर जो सीड बीज को बोता है वो बहुत सिंसियर तरीके से बोता है ना, केयर करता है। एंड ऑनेस्ट एफर्ट ऑफ द गार्डनर, और उसके सारे एफर्ट्स होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ध्यान से वो इन चीज़ों को बोता है ताकि कोई भी उसका जो गार्डन है वो सुंदर लगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई सा भी फ्लावर है और कुछ क्यारियाँ भी नहीं है, बहुत अच्छे से वो क्यारियों को लगाता है, फिर पौधों को जो है बोता है कि कितने जो प्लांट्स होते हैं कहाँ पे कितने लगाने हैं, इस तरीके से वो पूरे गार्डन को सुंदर बनाता है। ओके, थर्ड आपका क्वेश्चन है, वाई हैज़ द पोइट यूज द वर्ड ह्यू इंस्टेड ऑफ कलर्स इन द एक्सट्रैक्ट। तो आपने देखा कि पोइट ने एक्सट्रैक्ट में ह्यू का यूज़ किया है। ह्यू का मेनली जो यूज़ होता है वो कलर, शेड्स ऑफ कलर होता है ना। कलर भी यहाँ पे वो यूज़ कर सकता था लेकिन उसने कलर्स वर्ड का यूज़ नहीं किया, उसने ह्यू का यूज़ किया है। क्यों किया है, ये क्या दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ड ह्यू इज़ मोर पोइटिक। जो वर्ड है ह्यू वो ज़्यादा पोइटिक है, इस कविता में ज़्यादा फिट होता है। एंड सजेस्ट अ सॉफ्ट यूनिफाइड एंड हारमोनियस कलर, जो कि हारमोनियस कलर को, यूनिफाइड एंड सॉफ्टनेस को दिखाता है। मेकिंग द लाइन साउंड म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक, जिससे जो साउंड है आपने देखी कि एक राइमिक साउंड बन रही है, ट्रू ह्यू, इस तरीके से राइम भी बन रहा है यहाँ पे, जो पोएम को और म्यूजिकल और आर्टिस्टिक टच देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में आपको एक एनालॉजी दी हुई है। एनालॉजी क्या होता है, जब जैसे यहाँ पे है समर हॉट, समर सीजन को जो जोड़ा गया है वो हॉट से जोड़ा गया है, क्योंकि जब गर्मियाँ आती है, समर सीजन होता है तब ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट होती है। ऐसे ही स्प्रिंग जब आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तब क्या होता है, तब होता है वाइब्रेंट या ह्यू। मतलब स्प्रिंग सीजन के आते ही आपको हर जगह सुंदर सुंदर कलर दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ों पे नई पत्तियाँ आ जाती है, नए नए फूल खिल जाते हैं, तो कलर्स हर तरफ अलग अलग तरीके के कलर हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो आंसर लिखेंगे आप वाइब्रेंट ह्यू। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, रीड द असर्शन ए एंड द रीज़न। अब आपको एक असर्शन दिया हुआ है, देन उसका रीज़न भी दिया हुआ है। असर्शन को ए से और रीज़न को आर से डिनोट किया गया है। एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ करेक्टली सुटेड। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको वो सेलेक्ट करने की कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट असर्शन है, गार्डनर्स वेट फॉर स्प्रिंग। जो गार्डनर्स होते हैं, माली होते हैं, वो स्प्रिंग सीजन का वेट करते हैं।
क्यों करते हैं? ताकि स्प्रिंग सीजन आते ही उनका जो गार्डन है वो सुंदर हो जाता है, हर तरीके के सुंदर सुंदर फूल उसमें खिल जाते हैं। अब इसका रीज़न आपको दिया हुआ है कि गार्डनर्स आर वर्थ पेंटिंग्स इन गार्डन्स आर वर्थ पेंटिंग इन स्प्रिंग सीजन। जो गार्डन्स है एक पेंटिंग की तरह, वर्थ पेंटिंग की तरह दिखते हैं स्प्रिंग सीजन में, क्योंकि स्प्रिंग सीजन आते ही गार्डन बहुत सुंदर हो जाते हैं। अब स्प्रिंग सीजन से पहले तो क्या होता है, ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है ना, फूल भी नहीं खिले होते, एक आधी फूल होता है, और उस समय तो जो माली होता है वो अपने गार्डन को तैयार कर रहा होता है, बीज बो रहा होता है, खाद डाल रहा होता है, कहीं से पेड़ों की जो कटाई छटाई करनी होती है वो कर रहा होता है। लेकिन स्प्रिंग सीजन आते ही गार्डन बहुत कलरों से, अलग अलग तरीके के कलरों से भर जाता है, पेड़ उग जाते हैं, नई नई पत्तियाँ आ जाती है, सब कुछ बहुत सुंदर लगने लगता है, एक पेंटिंग की तरह। तो ये बिल्कुल राइट इसका रीज़न दिया हुआ है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपसे फर्स्ट का है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि दोनों जो ए और आर है वो दोनों ट्रू हैं, और जो आर है रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल ठीक है ये बात, है ना। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बी में आपसे बोला है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए एंड आर ट्रू हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए तो असर्शन ठीक है लेकिन आर फॉल्स है। डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए जो है वो फॉल्स है, गलत है, लेकिन आर ट्रू है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। अब आपसे बोला ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, जैसे एक गार्डन होता है इतना बड़ा, उसमें जो गार्डनर होता है वो अलग अलग क्यारियाँ सी बना देता है, इस तरीके से इस गार्डन में छोटे छोटे से प्लॉट बना देता है कि कहाँ पे उसको कौन से फ्लावर्स उगाने हैं, कहाँ पे उसे रोजेस रखने हैं, कहाँ पे मैरीगोल्ड रखने हैं, कहाँ पे जस्मिन रखनी है, कहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगाने हैं, कहाँ पे जो फाउंटेन होता है वो लगाने है ना। तो वो एक बड़े से गार्डन को हर एक छोटे छोटे प्लॉट में बांट कर उसे सजाता है। जैसे ही एक जो आर्टिस्ट होता है बड़े से कैनवस को सजाता है पेंटिंग से, कि कहाँ पे उसको कौन सी पेंटिंग में कौन से कलर लगाने हैं, कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, इस तरीके से, यानी कि प्लॉट का, गार्डन के प्लॉट का जो मिलाया गया है, मैच किया गया है कैनवस से, कि एक पेंटिंग की कैनवस से उसको मैच किया गया है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, जहाँ पर आर्ट, कला और जीवन कोइंसाइड, आपस में मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट डज ईच प्लॉट रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। ईच प्लॉट, इस पोएम में यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसमें जो ईच प्लॉट है वो क्या रेफर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईच प्लॉट इन दिस एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू ईच लैंड पीस ऑफ गार्डन वेयर प्लांट्स आर ग्रोन। तो यहाँ पे जो ईच प्लॉट वर्ड है एक्सट्रैक्ट्स में जो रेफर करता है गार्डन का छोटा छोटा हिस्सा, जिसमें जो एक गार्डनर होता है छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कर रहा होता है, सो कर रहा होता है, बोए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है सिलेक्ट विच ऑप्शन इमिटेट्स द राइम स्कीम ऑफ द एग्जैक्ट। आपको यहाँ पे जो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको बताना है किसमें करेक्ट राइम स्कीम यहाँ पे बन रही है। फर्स्ट है ब्यूटीफुल एंड क्लियर, लाफ्टर एंड चीयर। सेकेंड है ब्यूटीफुल एंड क्लियर, लाफ्टर एंड टीयर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पोएम में ब्यूटीफुल, सुंदरता के बारे में, चीयर, खुश, जॉयफुल, हर जगह खुशी दिखाई गई है, उसकी बात की गई है, ना कि टीयर्स की या रोने धोने की कोई यहाँ पे बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें सेलेक्ट द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट कन्वे द गार्डनिंग ब्लेंड्स एस्थेटिक ब्यूटी विद नेचुरल ग्रोथ। अब आपको पोएम में से, एक्सट्रैक्ट में से कोई भी एक लाइन को चूज़ करना है जिसमें गार्डनिंग ब्लेंड्स हो रही है, जो गार्डनिंग है, जो माली गार्डनिंग कर रहा है वो ब्लेंड हो रही है, मिल रही है एस्थेटिक ब्यूटी, सुंदरता से, कलात्मक सुंदरता से, विद नेचुरल ग्रोथ के साथ, प्रकृति की ग्रोथ के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, कि जहाँ पर आर्ट, कला और जीवन कोइंसाइड, यानी कि आपस में जुड़ रहे हैं।
तो एक्सट्रैक्ट में से आप ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि करेक्ट मैच है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। नीचे आपको एक सेंटेंस दिया है जिसको आपको कंप्लीट करना है। सेंटेंस है द प्लॉट इज लाइकेंड टू अ कैनवस सजेस्टिंग दैट। जो प्लॉट है वो किसकी तरह है, कैनवस की तरह है। तो यहाँ पे क्या सजेस्ट करता है, तो आंसर में लिखेंगे अ गार्डन इज लाइक अ पेंटिंग क्रिएटेड बाय अ गार्डनर। तो गार्डन क्या है, यहाँ पे एक पेंटिंग की तरह, कैनवस की तरह दिखाया गया है, जिससे जैसे कैनवस को तो एक आर्टिस्ट फिल करता है, वैसे ही इस गार्डन को एक गार्डनर पेंटिंग की तरह सजाता है विद हिज लव, अपने लव के साथ, केयर के साथ एंड अफेक्शन के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है वाई हैज़ द पोइट मोस्ट लाइकली यूज द वर्ड वाइड। यहाँ पे जो पोइट है उसने बहुत जो लाइकली यूज़ किया है वर्ड को, जो है वाइड यानी विस्तृत, बड़ा होना, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग इन कैनवस वाइड, जो कि लॉन्ग इन कैनवस वाइड को दर्शाता है। तो क्यों किया है उसने ये वर्ड, तो इसका क्या मतलब है, बिकॉज वाइड सजेस्ट अ बोर्ड स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन लाइक अ पेंटर्स कैनवस। तो यहाँ पे वाइड का यूज़ किया है ताकि विस्तृत, बड़ा दिखाने के लिए कि एक जो आर्टिस्ट है उसका जो कैनवस है कितना बड़ा है, जिसको वो सुंदरता से सजा रहा है। एक बोर्ड स्पेस का यहाँ पे बात की गई है, उस पर ही अपनी आर्टिस्ट है वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाता है, अपनी इमेजिनेशन को दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वाइड का यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द कंपैरिजंस मेड बाय द पोइट इन द पोएम। तो इस पोएम में पोइट ने कुछ कंपैरिजन दिखाए हैं कुछ चीज़ों को लेके, वही आपको नीचे रीजन देने हैं। जैसे फर्स्ट है अ पेंटर इज कंपेयर टू अ गार्डनर बिकॉज, कि एक पेंटर को कंपेयर किया गया है एक गार्डनर से, एक माली से, क्योंकि आगे आपको लिखना है क्यों किया गया है कंपेयर। तो देखो बोथ क्रिएट ब्यूटी यूजिंग स्किल, कि दोनों जो है एक ब्यूटीफुल चीज़ बनाते हैं अपनी स्किल्स का यूज़ करके, अपनी केयर को शो करके। वन विथ कलर, जो आर्टिस्ट होता है वो जो अपनी ब्यूटी दिखाता है, आर्टिस्टिक सेंस दिखाता है, वो कलर से दिखाता है कि वो पेंटिंग बनाता है। एंड द अदर विथ सीड्स, और जो गार्डनर होता है वो अपनी ब्यूटी दिखाता है अच्छे से अरेंजमेंट के साथ, बीज को बोना सीड्स के साथ, प्लांट्स को ग्रो करना और फ्लावर्स को अच्छे से अरेंजमेंट में ग्रो करना। ठीक है, सेकेंड है अ पैलेट इज लाइक अर्थ एज। यहाँ पे पैलेट को, जो कलर पैलेट होती है उसको कंपेयर किया गया है अर्थ से, यहाँ का सोइल से। क्यों, क्योंकि एज बोथ होल्ड मैनी कलर्स एंड पॉसिबिलिटीज़, जो पैलेट होती है कलर्स की वो होल्ड करती है बहुत सारे कलर्स को, जिसपे कलर मिक्स भी किए जाते हैं, शेड बनाया जाता है। लेकिन और जो अर्थ होती है वो जो कंपेयर, उससे कंपेयर किया गया है, वो उठाती है पॉसिबिलिटीज़ को, कि किस तरीके के पौधे वहाँ उगेंगे, किस तरीके से, कितना पानी उन्हें देना है, कितनी केयर उनकी करनी है। तो वो जो जनरली शो करती है पॉसिबिलिटीज़ को। देन थर्ड है द ब्रश स्ट्रोक आर लाइक सीड्स बिकॉज, अब ब्रश स्ट्रोक्स का जो कंपेयर किया गया है वो सीड्स से, बीज से किया गया है। बिकॉज, क्योंकि बोथ आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिएशन, क्योंकि दोनों ही एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी क्रिएशन को बनाने का। क्यों, जैसे ब्रश स्ट्रोक, जब तक आप एक ब्रश को पेंट में डिप करके कैनवस पे नहीं चलाओगे तब तक आपकी पेंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, तो वो सबसे शुरुआती पॉइंट है। ऐसे ही जैसे ही जब तक आप बीज को, सीड्स को नहीं सो करेंगे, नहीं बोएंगे, तब तक आपका गार्डन नहीं सज सकता, नहीं वहाँ पे फ्लावर्स उगेंगे, कुछ भी नहीं उगेगा। तो ये क्या है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी क्रिएशन का। ब्रश स्ट्रोक्स क्रिएट अ पेंटिंग, जिसमें जो ब्रश स्ट्रोक होते हैं, ब्रश के जो स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं उससे पेंटिंग बनती है। एंड सीड्स क्रिएट प्लांट एंड फ्लावर्स, और सीड से हमारे प्लांट्स और फ्लावर्स बनते हैं। ओके, फोर्थ है अ कैनवस इज सिमिलर टू अ गार्डन प्लॉट। अब यहाँ पे कैनवस को सिमिलर दिखाया गया है गार्डन प्लॉट के, एज, क्योंकि बोथ आर एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी यानी कि खाली स्पेस है। एक कैनवस जो होता है वाइट कलर का, जैसे आपकी शीट होती है ना, तो वो कैनवस एक कपड़े का होता है, मोटे कपड़े का, तो वो एक एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होती है। ऐसे ही जो गार्डन प्लॉट है वो अर्थ की एक खाली ज़मीन है। अब उसको आप वहाँ पे अपनी क्या क्रिएशन दिखाएंगे, किस तरीके से बीज को लगाएंगे, क्या आप क्यारियाँ वहाँ पे बनाएंगे, कौन से पौधे किस अरेंजमेंट में लगाएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही जो कैनवस है एक एम्प्टी
स्पेस है, उस कैनवस पे आप क्या सुंदर सा ड्रॉ करोगे जो सबको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। दैट आर टर्न इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशन, जिससे जिनको हम टर्न करते हैं एक ब्यूटीफुल क्रिएशन में, क्रिएटिविटी में। ओके, तो इसमें आप ये लिखेंगे। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन द फॉलोइंग आंसर्स। नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डज द मेटाफर ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग एज एन आर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ किया गया है जो कि एक पोएटिक डिवाइस है, जो ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स, ये जो है ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स यानी कि एक मेटाफर यहाँ यूज़ किया है। तो आपको बताना है कि कैसे ये आपकी समझ को एनहेंस करता है गार्डनिंग के रूप में, एक आर्ट फॉर्म के रूप में, कि कैसे ये जो गार्डनर है और किस तरीके से अपनी गार्डनिंग को एक आर्ट फॉर्म में दिखाता है, किस तरीके से उसकी ब्यूटी को एनहेंस करता है। जहाँ पे ये मेटाफर यूज़ किया गया है आपको ये बताना है, आप इससे क्या समझते हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे, सो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे, द मेटाफर कंपेयर सीड्स टू ब्रश स्टॉक्स। यहाँ पे जो मेटाफर यूज़ किया गया है वो कंपेयर करता है सीड्स को ब्रश स्टॉक से, शोइंग दैट जस्ट एज अ पेंटर केयरफुली प्लेसेस ईच स्ट्रोक, कि ये दिखाता है कि कैसे एक पेंटर है बहुत ध्यान से अपने स्ट्रोक को एक प्लेस पे लगाता है ना, क्रिएट अ मास्टरपीस, ताकि उसकी जो एक पेंटिंग बने वो एक बहुत सुंदर, एक अच्छा मास्टरपीस बन पाए। ऐसे ही अ गार्डनर प्लांट सीड्स विद अ केयर एंड इंटेंशन, ऐसे ही जो गार्डनर होता है, माली होता है, वो भी अपने बीज को बहुत केयर से, बहुत इंटेंशन के साथ सो करता है, बोता है। दिस हेल्प्स अस सी गार्डनिंग एज अ क्रिएटिव प्रोसेस, जो कि हमें समझाता है, हेल्प करता है कि कैसे गार्डनिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है। दैट रिक्वायर्स, जिसको ज़रूरत होती है इमेजिनेशन की, गार्डनिंग में भी आपकी इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीज बोते ही तो फ्लावर नहीं उगता, एक समय चाहिए होता है, लगातार पानी दिया जाता है, पेशेंस हमें रखना होता है टू क्रिएट नेचुरल ब्यूटी, जिससे एक नेचुरल ब्यूटी क्रिएट हो पाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोइट्स पर्सपेक्टिव ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड क्रिएटिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन्स। अब आपको नीचे एक लाइन दी हुई है, आपसे पूछा है, जैसे लाइन पहले पढ़ लेते हैं, ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। तो ये इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे पोइट का क्या पर्सपेक्टिव है इस लाइन को लेके, जो नेचर और क्रिएटिविटी के बीच में क्या रिलेशन दिखाता है इस लाइन के अकॉर्डिंग, किस लाइन का यूज़ किया गया है ताकि नेचर और क्रिएटिविटी को जोड़ा जाए, तो किस तरीके से इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो पोइट की आपको पर्सपेक्टिव बताना है। सो आंसर में आप लिखेंगे, द पोइट सीज नेचर एंड क्रिएटिविटी एज इनसेपरेबल। इसमें जो पोइट है वो दिखाना चाहता है कि जो नेचर है, प्रकृति है और क्रिएटिविटी है वो इनसेपरेबल है, मतलब अलग नहीं किया जा सकता, ये एक ही साथ रहेंगी। जहाँ पे नेचर है वहाँ क्रिएटिविटी है, और जहाँ पे क्रिएटिविटी है वो नेचर से जुड़ी हुई है। अ गार्डन प्लॉट अ पार्ट ऑफ नेचर, जो एक गार्डन प्लॉट है, जो खाली स्पेस है गार्डन का, वो पार्ट है हमारे नेचर का। बिकम्स ए कैनवस फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जिसे यहाँ पे कैनवस का रूप दिया गया है जिसपे हम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाते हैं। वेयर लाइफ, जहाँ पे लाइफ है, जैसे कि प्लांट्स है, फ्लावर्स है, एंड आर्ट द गार्डनर्स क्रिएटिव, और जो आर्ट है वो है गार्डनर की क्रिएटिविटी कम टुगेदर। तो लाइफ भी है क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इंसेक्ट आ रहे हैं अलग अलग, तो वहाँ पे लाइफ भी है। और आर्ट कैसे है, क्योंकि एक गार्डनर जो है अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, तो ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। दिस मीन्स नेचर इटसेल्फ इंस्पायर एंड इनेबल्स क्रिएटिविटी। दोनों चीज़ें आपस में इनसेपरेबल है, उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। जहाँ पे आर्ट है वहाँ पे ब्यूटीफुल, जैसे यहाँ पे बोला है ना कि लाइफ को जोड़ा गया है, आर्ट एंड लाइफ को एक साथ जोड़ा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द इमेजरी इन द पोएम सक्सेसफुली पेंट्स अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। तो आप क्या सोचते हैं कि रीडर्स के माइंड में, जो इस स्टोरी को पढ़ रहा है उसके माइंड में जो पोएम है, एक इमेजरी क्या होती है, कल्पना करना। क्या किसी भी लाइन को पढ़कर आप उसको इमेजिन कर पाए, उसकी कल्पना बना पाए कि किस तरीके से क्या हो रहा होगा। तो ये पोएम क्या सक्सेसफुली पेंट कर पाती है अलग अलग पिक्चर्स को, आपके दिमाग में अलग अलग कल्पनाओं को, इमेजरी को। इफ़ यस, अगर हाँ है तो वाई क्यों, इफ़ नो, अगर नहीं है तो वाई नॉट क्यों। ठीक है, आंसर में लिखेंगे यस द इमेजरी इज़ वेरी इफेक्टिव।
तो इस पोएम में जिस इमेजरी की, जिस इमेजिनेशन की बात की गई है बहुत इफेक्टिव है। द पोइट यूजेस विविड वर्ड्स लाइक पैलेट ऑफ अर्थ, क्योंकि इसमें जो पोइट है उसने अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया है, जैसे पैलेट ऑफ अर्थ, अर्थ को एक कलर पैलेट के रूप में दिखाया है। ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स, ब्लॉसम्स ब्लूम, शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू एंड कैनवस वाइट विच अपील टू आवर सेंसेस टू हेल्प अर क्लियरली इमेजिन अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये सब चीज़ें हैं जिसने हमें अपील किया है हमारी सेंसेस को हेल्प करने में कि किस तरीके से हम बिल्कुल क्लियरली इमेजिन कर पाए अपनी ब्यूटीफुल गार्डन का। ये सारी चीज़ें उस पोइट ने यूज़ की है अपनी पोएम में, जो हमें हेल्प करती है अपनी अच्छी इमेजिनेशन बनाने में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोर्ट द व्यू दैट द पोइट्स मेंशन ऑफ द कलर येलो बिसाइड्स। तो आपको अपना सपोर्ट देना है, जैसे पोइट ने मेंशन किया है रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, लेकिन उसने येलो कलर का यूज़ यहाँ पे नहीं किया है। वुड हैव लर्नड इफेक्टिवली टू द इमेजरी। तो आपको बताना है अगर उसने येलो कलर का यूज़ किया होता तो कितना इफेक्टिव होता, जो इसने पोएट में पोएम में अगर येलो कलर का यूज़ किया होता तो वो कितना इफेक्टिवली यहाँ पे दिखाता। तो बिल्कुल जैसे स्प्रिंग सीजन आने पे येलो कलर का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, बहुत बढ़ जाती है। उस दिन लोग येलो कलर ही पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, नेचर में येलो कलर ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। येलो कलर के फ्लावर्स की एक अलग ही ग्रेस है। तो यहाँ पे पोइट ने येलो कलर को मिस किया है, वहाँ पे नहीं करा है। अगर वो येलो कलर का यूज़ करते तो शायद पोएम और सुंदर होती, है ना। तो आंसर में आप लिखेंगे इंक्लूडिंग द कलर येलो वुड हैव मेड द इमेजरी इवन मोर वाइब्रेंट एंड कंप्लीट। अगर उसने येलो कलर, पोइट ने येलो कलर को अपनी पोएम में इमेजरी के रूप में यूज़ किया होता तो शायद पोएम और वाइब्रेंट और कंप्लीट नज़र आती। येलो ब्रिंग्स ब्राइटनेस, येलो ब्राइटनेस कलर है, वार्मथ है एंड चीयरफुलनेस है, लाइक सनलाइट एंड हैप्पीनेस, विच वुड इन्हेंस द ब्यूटी, जो कि इन्हेंस करता है ब्यूटी ऑफ द गार्डन को, अलॉन्ग साइड रेड, ब्लू एंड ग्रीन, मेकिंग द पिक्चर इन आवर माइंड रिचर एंड लाइवियर। ठीक है, तो येलो कलर का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता, ब्यूटी को, उससे जो गार्डन की ब्यूटी है और इन्हेंस हो जाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडरिंग द लाइन गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। यहाँ पे लास्ट में एक लाइन का यूज़ किया गया है कि गार्डन्स बिकम अ पेंटिंग स्टिल। वट कैन यू इंटरप्रेट अबाउट द पोइट्स व्यू ऑन द टाइमलेस ऑफ नेचर्स ब्यूटी। तो जो इस लाइन का यूज़ किया गया है, गार्डन्स बिकम ए पेंटिंग स्टिल, तो आप क्या इंटरप्रेट करते हैं पोइट की व्यूज़ के बारे में कि जो क्या कहना चाहता है पोइट कि एक नेचर की ब्यूटी के बारे में टाइमलेसनेस है, कि नेचर की जो ब्यूटी है उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है, ये हमेशा बनी रहती है या अगर झड़ जाती है तो फिर से आती है ना, इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। नेचर की ब्यूटी हमेशा है, इसको टाइम के साथ हम नहीं बांध सकते। तो आंसर में आप लिखेंगे द पोइट बिलीव्स दैट द ब्यूटी ऑफ गार्डन इज एवर लास्टिंग। पोइट का ये बिलीव है कि जो गार्डन की ब्यूटी है वो एवर लास्टिंग है, हमेशा रहने वाली है। जस्ट लाइक अ पेंटिंग रिमेन ब्यूटीफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेंटिंग है बहुत लॉन्ग टाइम तक ब्यूटीफुल बनी रहती है। अ वेल टेंडेड गार्डन कंटिन्यू टू बी अ ब्यूटीफुल थ्रू द सीजन्स एंड अक्रॉस जनरेशन। जैसे सीजन्स आते हैं तो वो जो गार्डन होता है वो और सुंदर हो जाता है, जनरेशन टू जनरेशन ये सुंदरता बनी रहती है या आगे बढ़ती रहती है। नेचर्स ब्यूटी इज़ परमानेंट एंड नेवर फेड्स। नेचर की जो ब्यूटी है वो परमानेंट है और वो कभी भी फेड नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, जस्ट द टाइटल ऑफ द पोएम कैनवस ऑफ सॉइल जस्टिफाई। ओके, आपको ये जो टाइटल है पोएम का कैनवस ऑफ सॉइल, इसको जस्टिफाई करना है। सो आंसर में हम लिखेंगे द टाइटल इज़ वेरी एप्ट बिकॉज द पोएम कंपेयर्स द सॉइल टू अ कैनवस। जो टाइटल है वो बिल्कुल एप्ट है बिकॉज, क्योंकि जो पोएम कंपैरिजन किया गया एक सॉइल का कैनवस के साथ, ऑन विच द गार्डनर क्रिएट्स ब्यूटीफुल लिविंग पेंटिंग, जो कि जिसमें एक गार्डनर है जो क्रिएट करता है बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग को, लिविंग पेंटिंग, एक जीती जागती सजीव चित्र को वो बनाता है। सोइल प्रोवाइड्स द बेस, जो सोइल है मिट्टी है वो बेस प्रोवाइड करती है, एंड स्पेस देती है, लाइक अ कैनवस की तरह। वेयर सीड्स, जहाँ पर एक गार्डनर जो है सीड को बोता है, लाइक कलर्स, जैसे कैनवस पे एक जो चित्रकार होता है, आर्टिस्ट होता है, वो कलर लगाता है। ग्रो इनटू फ्लावर्स एंड प्लांट्स फॉर्मिंग नेचर्स मास्टरपीस,
तो वहाँ पे जो फ्लावर्स, सीड को बोने के बाद जो फ्लावर्स उगते हैं, जो पौधे उगते हैं, जो सुंदरता बिखरती है, अलग अलग कलर के जो वाइब्रेंट कलर्स हमने देखने को मिलते हैं फ्लावर्स के उगने के बाद, ये करते हैं नेचर के एक मास्टरपीस को क्रिएट करते हैं। कि जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को बनाता है ना और उसको वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, ऐसे ही एक गार्डनर जो है अपने गार्डन को बहुत सुंदर सजाता है, बिल्कुल एक मास्टरपीस पेंटिंग की तरह। ओके, सो आंसर में आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट है वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट है द पोएट रेफर्स टू द शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू। पोएट ने अपनी पोएम में रेफर करे हैं कुछ शेड कलर्स के, ग्रीन कलर, रेड एंड ब्लू कलर के, इन दिस पोएम, इस पोएम में। लेट अस रीड सम ऑफ द नेम ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ दीज कलर्स। चलिए इन कलर्स की अलग अलग शेड्स के बारे में हम इनके नाम पढ़ते हैं। तो रेड के आपके शेड देखो, ये है रस्टी रेड, सैलमन, जैसे इसमें जो एल होता है वो साइलेंट होता है, इसे रीड नहीं किया जाता, इसे पढ़ते हैं हम सैमन। फिर है स्कारलेट, क्रिम्सन, ब्लड रेड, और इसमें देखो ये है व्यूमिलन, ठीक है, इसका नाम ये प्रोनाउंसिएशन भी इनके साथ में दी हुई है। उसके बाद है ग्रीन की शेड, पाइन ग्रीन है, इंडिया ग्रीन है, एप्पल ग्रीन है, जेड है, ऑलिव है और पिस्ताशियो कलर है। ब्लू के जो शेड है, नेवी ब्लू हो गया, इंडिगो कलर है, कोबाल्ट ब्लू है, डैनिम कलर है, स्काई ब्लू है, नाइस ब्लू। ये सब क्या है, ये रेड के शेड्स, ये है ग्रीन के शेड और ये है ब्लू के शेड। नाउ डिस्कस इन पेयर्स, आपको पेयर में डिस्कस करना है। एनी टू थिंग्स दैट यू कैन एसोसिएटेड विद दीज कलर्स। कोई भी आपको दो चीज़ें लिखनी है इन कलर से जो जुड़ी हुई हैं, इन कलर्स के बारे में। जैसे अगर हम रेड की बात करें तो रेड कलर का ब्लड भी होता है, रोज़ भी होता है। ग्रीन कलर के हमारे ट्रीज होते हैं, ग्रास होती है। ब्लू कलर का स्काई और सी होती है। और भी इन कलर्स के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं कि इन कलर से कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं या ऐसे कलर की कौन कौन सी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट है इसमें, यू हैव स्टडीड पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स लाइक पैलेट, ब्रश स्ट्रोक्स, शेड्स, ह्यू, कलर्स एंड कैनवस। तो आपने इस पोएम में कुछ वर्ड्स के बारे में स्टडी करा जो पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स हैं। जैसे पैलेट के बारे में आपने पढ़ा, ब्रश स्ट्रोक्स क्या होते हैं, शेड्स के बारे में आपने पढ़ा, ह्यू, कलर्स एंड कैनवस के बारे में। नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डिस्कस इन पेयर्स। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है और डिस्कस करना है अपने पेयर्स में। वर्ड द अंडरलाइन पेंटिंग्स रिलेटेड वर्ड। कुछ वर्ड्स को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, वो जो कि पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स हैं। वर्ड्स माइट मीन, उनके आपको मीनिंग बतानी है। डिस्कस दिस वे, आपको इस तरीके से डिस्कस करने हैं। देखो आप इसको इस तरीके से करना है। आई थिंक डैश मीन्स डैश बिकॉज द पैसेज लाइक अबाउट टॉक्स अबाउट। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आप फिल करेंगे, एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। जैसे आप इसे फिल कैसे करेंगे, आई थिंक पोर्ट्रेट मीन्स अ पिक्चर ऑफ समवन। कि आई थिंक जो पोर्ट्रेट होता है, किसी का भी चित्र बनाना होता है, वो पिक्चर ऑफ समवन, किसी का भी पिक्चर बनाने से रिलेटेड है, उसके फेस का चित्र बनाने से। बिकॉज, क्योंकि द पैसेज टॉक्स अबाउट द कैप्चरिंग ऑफ फ्रेंड्स फीचर्स, क्योंकि इस पैसेज में दिखाया गया है किस तरीके से कैप्चर किया जाता है फ्रेंड्स के फीचर्स को, कि उसके फेस के फीचर्स कैसे हैं, नाक कैसी है, उसका फेस कट कैसा है, उसके लिप्स की शेप कैसी है, आइज़ कैसी हैं, तो उसके फीचर्स के बारे में कैप्चर किया जाता है एक पोर्ट्रेट में। अब ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है फिर आपको उनकी मीनिंग बतानी है। इन द आर्ट स्टूडियो में यंग पेंटर्स ईगरली अप्रोच देयर ईजल्स। तो एक आर्ट स्टूडियो है, उसमें जो यंग पेंटर हैं वो ईगरली, बहुत उत्सुकता से अप्रोच कर रहे हैं देयर ईजल्स को। ईजल होते हैं इस तरीके का स्टैंड होता है, ठीक है, इस पे कैनवस को रखा जाता है, ठीक है, एक फ्रेम टाइप का होता है, उस पर कैनवस को रखने के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है हमारा ईजल। ईच फ्रेमिंग अ कैनवस दैट दे हैड टू वर्क ऑन। हर कैनवस को इस पर रख के, ये एक फ्रेम टाइप का होता है, कैनवस पे इसको रख के वर्क किया जाता है। द टीचर एनकरेज दैम टू एक्सपेरिमेंट विद अ डाइवर्स टोनल रेंज। जो उनके टीचर हैं, जो उन्हें पेंटिंग करना सिखा रहे हैं, वो एनकरेज कर रहे हैं सभी स्टूडेंट को कि वो एक्सपेरिमेंट करें अलग अलग कलर्स, अलग अलग टोनल रेंज, यानी कि अलग अलग कलर्स के शेड के साथ। प्लेइंग विद शेड्स का मतलब है अलग अलग शेड्स को यूज़ करना। एंड यूज टू ब्रिंग देयर पेंटिंग्स टू लाइफ, और अलग अलग शेड्स को यूज़ करना और अपनी पेंटिंग को बिल्कुल पेंटिंग्स ऑफ लाइफ, ठीक है।
वन स्टूडेंट फोकस्ड ऑन ए डिटेल, एक जो स्टूडेंट है वो डिटेलिंग पे, बहुत बारीकी पे फोकस कर रहा है, पोर्ट्रेट की, क्योंकि वो पोर्ट्रेट बना रहा होगा। कैप्चरिंग हिज फ्रेंड्स फीचर, वो अपने फ्रेंड्स का पोर्ट्रेट बना रहा होगा, तो उनके जो फीचर्स हैं उसको वो कैप्चर कर रहा है, एक एक चीज़ बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट विथ केयरफुल अंडर पेंटिंग एंड देन फीलिंग द फाइनल कलर, सबसे पहले वो अंडर पेंटिंग यानी कि पहले स्केच की जाती होगी पेंसिल से, एक कलर फिल किया जाता होगा जो सेम होगा, टोनल जिसे कहते हैं बेस बनाया जाता होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी बारीकी को निखारा जाता होगा। अनदर स्टूडेंट, एक दूसरा स्टूडेंट है, वर्कड ऑन ए म्यूरल, वो म्यूरल पे काम कर रहा है। म्यूरल क्या होता है, देखो, डिपिक्टिंग अ स्प्रिंग डे ऑन द राइट वॉल ऑफ द क्लासरूम। म्यूरल होता है जैसे कि किसी भी बड़े सरफेस पे, या हम कैनवस कहें या वॉल कहें, दीवार पे एक बड़ी सी पेंटिंग बनाना, तो वो बड़ी सी पेंटिंग बना रहा है एक दीवार पे, जो क्लासरूम की दीवार है उस पर। द रूम कंटिन्यू टू बज विद आर्टिस्टिक एनर्जी, जो पूरा रूम है वो कंटिन्यू बज हो रहा है, बज यानी कि उसमें चहल पहल है, आवाज़ें आ रही हैं, पूरी एक आर्टिस्टिक एनर्जी को वहाँ पे महसूस किया जा सकता है, क्योंकि हर कोई एक पेंटिंग की बात कर रहा है, कलर्स की बात कर रहा है, इमेजिनेशन की बात कर रहा है, तो पूरे जो वातावरण है वहाँ पे बज, एक साउंड हो रही है आर्टिस्टिक एनर्जी की। ठीक है, तो ये है पैराग्राफ। इसमें जो आपके अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन है आपके ईजल पे, टोनल रेंज पे, पोर्ट्रेट, अंडर पेंटिंग एंड म्यूरल, 5 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए इन्हें रीड करते हैं। फर्स्ट आपकी मीनिंग है ईजल की। आई थिंक ईजल मीन्स स्टैंड यूज टू होल्ड कैनवसेस, ईजल एक स्टैंड की तरह है जो होल्ड करता है कैनवसेस को, वाइल पेंटिंग, जब पेंटिंग की जाती है, बिकॉज, क्योंकि, द पैसेज टॉक्स अबाउट द पेंटर्स वर्किंग ऑन कैनवस, क्योंकि इस पैसेज में बताया गया है, बातें की गई है कि कैसे एक पेंटर जो है वो वर्क कर रहा है कैनवस के ऊपर। सेकंड है टोनल रेंज। टोनल रेंज होती है, आई थिंक टोनल रेंज मीन्स अ वैरायटी ऑफ शेड्स, अलग अलग शेड्स हैं, वैरायटी है, एंड ह्यूज ऑफ कलर्स, कलर्स के अलग अलग शेड हैं, बिकॉज द पैसेज टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट कलर्स, क्योंकि पैसेज में बात की गई है एक्सपेरिमेंट करना है अलग अलग कलर्स के साथ। थर्ड है आपका पोर्ट्रेट। आई थिंक पोर्ट्रेट मीन्स अ पिक्चर ऑफ अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सनस फेस, किसी भी पर्सन के फेस की जो पिक्चर होती है उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, बिकॉज, क्योंकि, द पैसेज टॉक्स अबाउट कैप्चरिंग द फ्रेंड्स फीचर, क्योंकि पैसेज में बात की गई है कैप्चर करना फ्रेंड्स के फीचर्स को। सेकेंड है अंडर पेंटिंग। आई थिंक अंडर पेंटिंग मीन्स द फर्स्ट लेयर ऑफ पेंट ऑन अ कैनवस, एक फर्स्ट लेयर की जाती है कैनवस पे पेंटिंग की, उसे हम अंडर पेंटिंग कहते हैं। बिफोर एडिंग द फाइनल कलर्स, फाइनल कलर, फाइनल टचअप देने से पहले जो बेस बनाया जाता है वो अंडर पेंटिंग है, क्योंकि द पैसेज टॉक अबाउट द स्टूडेंट फर्स्ट पेंटिंग द बेस बिफोर फीलिंग द फाइनल कलर्स। फिफ्थ है म्यूरल। म्यूरल का मतलब है, आई थिंक म्यूरल मीन्स द लार्ज पेंटिंग्स मेड ऑन ए वॉल। म्यूरल का मतलब है एक बड़ी सी पेंटिंग जिसे वॉल पे बनाया जा रहा है, बिकॉज द पैसेज टॉक अबाउट द पेंटिंग ऑन द क्लासरूम वॉल, कि इसमें पैसेज में जो बात की गई है एक पेंटिंग बनाई जा रही है क्लासरूम की दीवार पर। तो ये है इनकी मीनिंग। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिसन एंड रिस्पॉन्ड। फर्स्ट है यू विल लिसन टू यंग गर्ल, आपको एक यंग गर्ल को सुनना है। डिस्क्राइब हर स्कूल गार्डन, जो अपने स्कूल गार्डन को डिस्क्राइब कर रही है। एज यू लिसन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 शी डज नॉट टॉक अबाउट, आपको अच्छे से सुनना है, फिर आइडेंटिफाई करनी है इन नीचे जो 3 चीज़ें दी हुई है इसमें से उसने किसके बारे में बात नहीं की है। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर 264, जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको 264 पेज नंबर पे गिवन है। तो चलिए पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसने स्टूडेंट ने, जो गर्ल है उसने इन तीनों में से किसके बारे में बात नहीं की है। नहीं पे, डज नॉट पे बताना है आपको। ओके, चलिए। सो बच्चों ये है आपकी ट्रांसक्रिप्ट कैनवस ऑफ सॉइल की। चलिए पढ़ते हैं। गुड डे टू वन एंड ऑल, नमस्कार सभी को। आई एम ग्लैड आई हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक अबाउट माई स्कूल गार्डन, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज अपने स्कूल के बाग के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा गया है। आई क्वाइट इन्जॉय स्पेंडिंग माई टाइम देयर बिफोर असेंबली एंड इवन ड्यूरिंग द नेचर क्लब टॉक्स, मुझे वहाँ सुबह, जैसे सुबह हमारी असेंबली होती थी, असेंबली से पहले और नेचर क्लब की बातों के दौरान वहाँ पे समय बिताना मुझे बहुत पसंद था, अच्छा लगता था।
माई स्कूल गार्डन हैज़ ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द 3 रोज। हमारे स्कूल में, स्कूल के बाग में खूबसूरत सुंदर फूलों की 3 कतारें लगी हुई हैं, 3 रोज है। द फर्स्ट रो जस्ट हैज़ पिंक फ्लावर। जो पहली रो है उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, गुलाबी रंग के फूल हैं। सेकेंड रोज हैज़ द रेड रोजेस। जो दूसरी रो है उसमें लाल गुलाब हैं। एंड द थर्ड रो हैज़ वाइट जैस्मिन। और जो तीसरी रो है उसमें सफ़ेद चमेली के फूल हैं। दीज यूजली हैव बटरफ्लाइज फ्लटरिंग अराउंड दैम। इन पर अक्सर तितलियाँ, फ्लटरिंग होता है मंडराना, मंडराती रहती हैं। माई स्कूल गार्डन इज़ नॉट जस्ट अ फ्लावर गार्डन। तो हमारा जो स्कूल का बाग है सिर्फ एक फूलों का बाग ही नहीं है। इट हैज़ सेवरल यूजफुल प्लांट्स दैट आर प्लेस इन पोट्स इन बोथ द लेफ्ट कॉर्नर्स। तो यहाँ पे बहुत उपयोगी पौधे भी हैं जो दोनों बाएं कोने में गमलों में रखे गए हैं। द राइट कॉर्नर्स हैव पॉटेड एवरग्रीन प्लांट्स। जो राइट कॉर्नर है वहाँ पे जो पॉटेड रखे गए हैं वो एवरग्रीन प्लांट्स के हैं, यानी कि वो हमेशा ही ग्रीन रहते प्लांट्स। दैट आर अ टोटल ऑफ 20, जो कि पूरे कितने हैं, 20 हैं। द गार्डन इज सिस्टमेटिकली ब्रॉडर्ड विद ब्रिक्स। जो गार्डन है वो सिस्टमेटिक तरीके से ईंटों से व्यवस्थित किया गया, उसका जो किनारा है उसे। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे आज भी याद है, द डे द मेंबर्स ऑफ द नेचर क्लब पेंटेड दिस वाइट एंड रेड। कि मुझे आज भी याद है वो दिन जो नेचर क्लब के जो मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पे वाइट और रेड कलर से यहाँ पे पेंट किया था। इवन द ग्रांड banyan ट्री इन द सेंटर ऑफ द गार्डन इज लाइंड विद द दीज ब्रिक्स इन अ सर्कल। और बिल्कुल बाग के बीच में स्थित एक विशाल बरगद का पेड़ भी इन ईंटों के गोलाकार रूप में घेरा गया है। द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब मेंबर्स ब्यूटिफाइड द गार्डन बाय क्रिएटिंग सेवरल आइटम फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स। जो आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब के जो मेंबर हैं उन्होंने यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे लाइक स्मॉल स्कार रोज। स्कार रोज क्या होता है, पुतला होता है जो खड़े करे जाते हैं ना, जिससे जो क्रोज वगैरह होते हैं उनके पास में ना आए, जिससे गार्डन खराब ना हो। एंड पिन व्हील बनाई है उन्होंने, एंड डस्टबिन्स बनाए हैं। आगे है, इवन पेंटेड द गार्डन बेंच केप्ट नियर द गार्डन एंट्रेंस। इसके साथ ही उन्होंने क्या बनाया है, जो एंट्रेंस जो गेट हैं उसके पास में उन्होंने बेंच को, गार्डन में जो बेंच रखा हुआ है उसको पेंट भी किया है, कलर भी वो कर चुके हैं। इफ़ यू विजिट माई स्कूल, अगर आप मेरे स्कूल में आए, डू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन माई स्कूल गार्डन, तो कृपया मेरे स्कूल गार्डन में, स्कूल के बगीचे में थोड़ी देर ज़रूर गुजारें। बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय या अलविदा। तो ये हमने इसकी हिंदी पढ़ ली। अब देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। सो यहाँ पे बेंच के बारे में बात की गई है, क्योंकि वहाँ पे कलर किया हुआ है बेंच को, तो बेंच के बारे में बात की है। लेकिन यहाँ पे ये जो नल है और पाइप के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, तो आप इस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि आपसे पूछा है डज नॉट टॉक अबाउट, तो इसके बारे में बात नहीं की है। और बटरफ्लाइज फ्लटरिंग, बटरफ्लाई मंडराती है वहाँ पे, तो इसके बारे में बात की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड के बारे में यहाँ पे इस जो ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट में बात नहीं की गई है। अब आपसे बोला है सेकंड में, यू विल वंस अगेन लिसन, एक बार आपको फिर से वही पढ़ना है, टू द यंग गर्ल एज यू लिसन, जैसे ही आप उसे लिसन करेंगे, सुनेंगे। सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको सर्कल करना है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ये हैं आपके इस तरफ 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से जो भी राइट है उस पर आपको सर्कल करना है। फर्स्ट है द कलर ऑफ फ्लावर्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कौन से कलर के फ्लावर थे, तो वो थे आपके पिंक कलर के। सेकेंड है द टाइप ऑफ फ्लावर्स इन द सेकेंड रो। सेकेंड रो में कौन से, किस टाइप के फ्लावर्स थे, तो सेकेंड रो में थे आपके रोजेस। थर्ड है पोजीशन ऑफ द टाइप ऑफ द यूजफुल प्लांट्स। तो जो यूजफुल प्लांट्स की पोजीशन क्या थी, तो वो सब थे लेफ्ट कॉर्नर्स पे। द नंबर ऑफ पॉटेड एवरग्रीन प्लांट्स, कितने नंबर ऑफ पॉटेड थे एवरग्रीन प्लांट्स के, तो वो थे 20। फिफ्थ है द पेंट कलर ऑन द ब्रिक्स बॉर्डरिंग द गार्डन। कौन से कलर से पेंट किया गया था उन ब्रिक्स को, तो ये किया था वाइट एंड रेड कलर से। तो ये सब आंसर हैं जिन पे हमने सर्कल लगाया। सिक्स्थ है टाइप ऑफ ट्री इन द सेंटर ऑफ द गार्डन।
कौन से टाइप का ट्री था गार्डन के सेंटर में? तो ये था बैनियान यानी कि बरगद का ट्री। 7th है थिंग्स क्रिएटेड विद वेस्ट मटेरियल। कौन सी चीज़ें बनाई गई थी वेस्ट मटेरियल से? डस्टबिन, प्लांट नीम बॉर्डर, बर्ड हाउसेस। तो डस्टबिन बनाया गया था वेस्ट मटेरियल से। तो ये है आपके राइट आंसर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्पीकिंग एक्टिविटी। इसमें फर्स्ट है पीपल विश टू हैव ए गार्डन एट होम। कुछ लोगों की विश है कि उनके होम में ही गार्डन होना चाहिए, घर के पास ही। सम लाइक ए फ्लावर गार्डन, या तो कोई फ्लावर का गार्डन हो, एंड सम ए वेजिटेबल गार्डन, या सब्जियों का गार्डन है। थिंक एंड नोट सम एडवांटेज ऑफ द बोथ दीज टाइप्स एज गार्डन्स फॉर होम्स। आपको इनकी एडवांटेज बतानी है। अगर फ्लावर का गार्डन है तो उसकी क्या एडवांटेज होगी, वेजिटेबल गार्डन है तो उसकी क्या एडवांटेज होगी, आपको दोनों की बतानी है। तो एडवांटेज में आप लिखेंगे, देखिए आंसर में आप लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्लावर गार्डन। फ्लावर गार्डन की क्या एडवांटेज होंगे? तो फ्लावर गार्डन एनहेंस ब्यूटी विद वाइब्रेंट कलर्स। जो फ्लावर गार्डन होते हैं वो ब्यूटी को एनहेंस करते हैं अपने वाइब्रेंट कलर्स से। एंड अट्रैक्ट पॉलिनेटर लाइक बीज, बूस्टिंग नियर प्लांट्स ग्रोथ। दे सूट स्मॉल स्पेसेस, वो छोटे स्पेसेस पे सूट करते हैं। प्योरीफाई एयर, एयर को प्योरीफाई करते हैं। एंड क्रिएट एनवायरमेंटल फॉर मेंटल वेलबींग, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ऐसा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। फ्लावर्स आर यूजफुल इन फेस्टिवल्स एंड वर्शिप। जो फ्लावर्स हैं वो यूजफुल होते हैं फेस्टिवल्स में, त्योहारों में, वर्शिप जब आप पूजा करते हैं तब भी। गार्डनिंग डेवलप्स लव फॉर नेचर। अब है वेजिटेबल गार्डन की क्या एडवांटेजेस होंगी? तो देखो, वेजिटेबल गार्डन्स प्रोवाइड फ्रेश न्यूट्रिशियस प्रोड्यूस दैट सेव्स आवर प्रमोट हेल्थी ईटिंग। दे एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी थ्रू digging the weeding while improving soil health with plant like B answer. Caring for plants develops discipline and patience. The eco-friendly plantation reduce carbon footprint and plastic waste. Organic farming used should be practiced as it is environmentally friendly and sustainable. Okay, तो आंसर में आप ये लिखेंगे। सेकेंड पार्ट है आपका, वुड यू लाइक टू हैव ए फ्लावर गार्डन और अ वेजिटेबल गार्डन एट होम एंड वाई। आपको कौन सा पसंद है? आपके जो होम में कौन सा गार्डन होना चाहिए? क्या फ्लावर गार्डन होना चाहिए या वेजिटेबल गार्डन होना चाहिए, एंड वाई, क्यों? आपको क्यों का भी आंसर देना है। सो आंसर में आप लिखेंगे टेक टर्न्स विद योर पार्टनर एंड स्पीक योर पॉइंट्स अलाउड वन बाय वन यूजिंग द गिवन सेंटेंस प्रॉम्प्ट टू एक्सप्रेस योर प्रेफरेंसेस विद रीजंस। नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन्हें आपको रीजन के साथ फिल करना है। जैसे ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आई प्रेफर डैश टू डैश बिकॉज, आंसर लिखेंगे आप फॉर मी इट इज़ अ डैश इंस्टेड ऑफ अ डैश ड्यू टू, इस तरीके से आपको फिल करना है। सो आंसर है आपका आई वुड प्रेफर टू हैव ए वेजिटेबल गार्डन एट होम बिकॉज के बाद आप लिखेंगे इट ऑफर्स फ्रेश ऑर्गेनिक एंड न्यूट्रिशियस प्रोड्यूस फॉर माई फैमिली। होम ग्रोन वेजिटेबल्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड हैव ए रिचर टेस्ट। Gardening also teaches patience, responsibilities, and the joy of living life. If I had a choice, I would rather have a vegetable garden than a flower garden, as it is both practical and fulfilling. Watching seeds grow into healthy plants gives a deep sense of satisfaction and accomplishment. Okay, so answer में आप ये लिख सकते हैं। ये जो fill in the blanks है इनको fill करना है आपको। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क में आपसे बोला है राइट अ डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफ 2 and 3 पैराग्राफ्स डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स एंड कलर्स इन द गार्डन यू हैव विजिटेड। जिसमें आपको 2 and 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं जिसमें डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल्स बताई गई हैं कलर्स की जो आपने गार्डन में देखे हैं जब आप गार्डन घूमने गए हैं। आपको बताना है फोकस ऑन हाउ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, फोकस करना है आपको जो कलर्स हैं ब्लू, रेड एंड ग्रीन के अलग अलग शेड्स में। क्रिएट कॉन्ट्रास्ट एंड ब्रिंग द गार्डन टू लाइफ। फिर पे अटेंशन टू डिटेल्स लाइक अ टेक्सचर ऑफ पेटल जो पत्तियां हैं उसमें किस तरीके के टेक्सचर है, कौन कौन से उसमें डिज़ाइन है। द वेयरिंग ग्रीन ऑफ लीव्स एंड द वे लाइट अफेक्ट्स द कलर, जब लाइट उन पत्तियों पे, उन फूलों पे पड़ती है, चाहे सुबह की बिल्कुल मॉर्निंग की लाइट हो, शाम की लाइट हो,
और चंद्रमा की जो उस पर किरणें पड़े, तो जो भी लाइट वहाँ पे पड़ती है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है, उनका कैसा शेड हो जाता है, वो आपको बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं आंसर एक बार। मैंने गार्डन के बारे में लिखा है, जैसे आपसे बोला है ना कि आप कोई भी गार्डन आपने विजिट किया उसके बारे में आपको बताना है, कुछ की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो माई विजिट टू अमृत उद्यान, तो जैसे मैंने विजिट किया है गार्डन जिसका नाम है अमृत उद्यान। लास्ट वीक आई विजिटेड द मैग्निफिसेंट अमृत उद्यान एट राष्ट्रपति भवन दैट लुक्ड लाइक अ लिविंग पेंटिंग, जो कि बिल्कुल एक सजीव पेंटिंग की तरह लग रहा था। द मोमेंट आई स्टेप्ड इन आई वॉज ग्रेटेड बाय अ शूटिंग blend of colors. Deep crimson roses stood proudly beside delicate pink blossoms, and while clusters of bright scarlet flowers added warmth and vibrancy. In contrast, soft shaded of blue from the pale sky blue, iris, and forget me not to rich indigo, daisy, and fancy created the claiming effect. The color did not clash, instead, they complemented one another beautifully, bringing harmony to the gardening, soothing to the eyes. The various greens of leaves formed a perfect backdrop. Some leaves were light and fresh like emerald glass, while others were dark and glossy like polished jade. The petals felt velvety and smooth to the touch, and a few had slightly ruffled edges and shimmered under the sunlight. As the golden rays of the sun fell upon them, the colors appeared to glow, creating gentle shadows and highlights. The garden seemed alive, breathing in colors and radiating beauty through every corner of the garden. तो जो भी गार्डन हो आपने विजिट किया है आप उसके बारे में बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको इसी के बारे में और ऐसा ही लिखना हो। ओके, आंसर यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। मिनी प्रोजेक्ट आपको गिवन है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं। एक्सप्लोर द मल्टीफेस्टेड वर्ल्ड ऑफ गार्डन्स, देयर डिज़ाइन, कल्चर, सिग्निफिकेंस, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन एंड द आर्ट ऑफ गार्डनिंग इटसेल्फ। ड्यूरेशन बताना है। दिस प्रोजेक्ट कैन स्पैन ओवर अ फ्यू वीक्स, अलाउइंग स्टूडेंट एडिक्वेट टाइम फॉर रिसर्च एंड क्रिएटिव प्रोसेस। आपको कोई सी भी एक मिनी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है जिसमें आपको गार्डन के बारे में देखना है, उसका डिज़ाइन कैसा है, कल्चरल सिग्निफिकेंस कैसा है, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन वहाँ पे क्या है, गार्डनिंग क्या है, आर्ट किस तरीके से उससे जुड़ी हुई है। ड्यूरेशन आपको दिया गया है, कुछ फ्यू वीक्स दिए गए हैं जिसमें जो स्टूडेंट है अच्छे से उनको टाइम मिल पाए अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने का एंड क्रिएटिव प्रोसेस को पूरा करने का। सेलेक्ट एनी 2 असाइनमेंट्स, आपको कोई से भी 2 असाइनमेंट सेलेक्ट करने हैं। एनी वन फ्रॉम 1 और 2 एंड एनी वन फ्रॉम 3 and 4। नीचे जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1 ये है, असाइनमेंट 2 ये है, असाइनमेंट 3 ये है और उसके बाद है असाइनमेंट 4। इसमें से कोई से भी आपको 2 पिक करनी है, उनमें आपको इनके बारे में फिर आपको बताना है। ओके, सो असाइनमेंट 1 में आपको क्या करना है, डू रिसर्च एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी 5 फेमस गार्डन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई से 5 जो फेमस गार्डन्स हैं उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सच एज, जैसे जो गार्डन हो सकते हैं, अमृत उद्यान हो सकता है, वृंदावन गार्डन हो सकता है और मैनी अदर्स। ओके, फोकस ऑन हिस्ट्री, उनकी क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रही है वो आपको बताना है। डिज़ाइन एलिमेंट्स, आपको उनके एलिमेंट्स बताने हैं। एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, उनका कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है आपको वो भी समझाना है। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट एंड मेक अ प्रेजेंटेशन, एक शॉर्ट रिपोर्ट भी आपको तैयार करनी है और अपनी क्लास में इस बात को लेकर जो आप भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसकी प्रेजेंटेशन भी आपको करनी है। ठीक है, फर्स्ट है आपका ये असाइनमेंट। ये सेकेंड असाइनमेंट में आपको करना है एक्सप्लोर वेरियस आर्ट फॉर्म्स। अलग अलग इंडिया में जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको एक्सप्लोर करना है, जैसे पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गई, जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। इंस्पायर्ड बाय गार्डन्स, जो कि गार्डन से इंस्पायर है। सिलेक्ट एन आर्ट पीस, एक आर्ट पीस को आपको सिलेक्ट करना है। एंड एनालाइज हाउ द गार्डन इज रिप्रेजेंटेड, एनालाइज करना है कैसे ये गार्डन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिएट अ विजुअल एंड रिटर्न रिस्पॉन्सेज इंस्पायर्ड बाय द गार्डन। ओके, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। थर्ड आपका असाइनमेंट है डिज़ाइन योर ओवन गार्डन, आपको अपना गार्डन डिज़ाइन करना है, जिसमें आपको डिज़ाइन अ गार्डन ऑन अ पेपर और यूजिंग डिजिटल टूल्स। आपको पेपर पे गार्डन बनाना है और ओरिजिनल डिजिटल टूल्स का आपको यूज़ करना है।
इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स एंड आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन लर्न फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2 में से आप इनको लर्न कर सकते हैं कि आप आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट योर चॉइसेस इन डिज़ाइन एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस टू द क्लास। क्लास में आपने जो डिज़ाइन बनाया है, जो आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस आपने यूज़ किए हैं, वो आपको क्लास में प्रेजेंट भी करनी है। फोर्थ आपका असाइनमेंट है इंटरव्यू विद अ गार्डनर और लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट। आपको किसी भी गार्डनर का, माली का या लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट है, उनका इंटरव्यू लेना है। अप्रोच अ लोकल गार्डनर और ए लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट फॉर एन इंटरव्यू। आपके आसपास जो भी कोई लोकल गार्डनर है, माली है, उसका जाके आप इंटरव्यू ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, जैसे प्रिपेयर अ क्वेश्चंस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग। कुछ क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं जो फोकस करते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग के बारे में। राइट अ समरी ऑफ योर एक्सपीरियंस। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसकी आपको लास्ट में छोटी सी समरी भी तैयार करनी है। तो किन्हीं कोई भी दो आपको ये लेने हैं, ठीक है। जैसे 4 दिए हुए हैं ना आपको असाइनमेंट, कोई भी 2 असाइनमेंट लेके आपको ये कंप्लीट करना है। तो जैसे मैं असाइनमेंट 1 के बारे में आपको एक जनरल नॉलेज दे देती हूँ, छोटा सा आंसर लिख के बता देती हूँ कैसे आप इसे कर सकते हैं। देखिए, असाइनमेंट अगर मैं फर्स्ट लेती हूँ तो आई हैव चूजन असाइनमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। असाइनमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले असाइनमेंट 1, 5 फेमस गार्डन ऑफ इंडिया। जो 5 फेमस गार्डन है इंडिया के बारे में वो बताते हैं। सबसे पहले है शालीमार बाग का श्रीनगर जो गार्डन है वो। इसकी हिस्ट्री है बिल्ट इन 1619 बाय एम्पायर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूरजहां। ये जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूरजहां के लिए। डिज़ाइन एलिमेंट है मुगल स्टाइल टेरेस एंड फाउंटेन्स हैं, वहाँ पे कैनल्स हैं, सिमेट्रिकली लेआउट है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है सिंबल ऑफ मुगल लव एंड नेचर एंड पर्शियन गार्डन डिज़ाइन। सेकेंड आपका गार्डन है वृंदावन गार्डन मैसूर का। हिस्ट्री है बिल्ट इन 1932 नियर कृष्णा राजा सागर डैम में। डिज़ाइन एलिमेंट्स है म्यूजिकल फाउंटेन है, इल्यूमिनेटेड पाथवे है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट गार्डन्स। थर्ड आपका गार्डन है अमृत उद्यान जो कि राष्ट्रपति भवन में है न्यू दिल्ली में। हिस्ट्री है डिज़ाइन बाय द सर एडविन लुटियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं आपका ब्लेंड ऑफ मुगल एंड इंग्लिश गार्डन स्टाइल, रोजेस फाउंटेन्स हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे रिप्रेजेंट इंडियाज हेरिटेज एंड इट्स ओपन टू द पब्लिक ड्यूरिंग उद्यान उत्सव, मुगल एंड इंग्लिश गार्डन स्टाइल, रोजेस फाउंटेन्स हैं। फोर्थ है आपका लाल बाग बोटानिकल गार्डन बेंगलुरु में। हिस्ट्री है स्टार्टेड बाय द हैदर अली एंड एक्सपेंड द टीपू सुल्तान। हैदर अली ने बनाया था, टीपू सुल्तान तक था ये। डिज़ाइन एलिमेंट्स है ग्लास हाउस है, रेयर पेंट है, प्लांट स्पीसीज है, वाइड लॉन्स हैं यहाँ पे। कल्चरल सिग्निफिकेंस है इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द बोटेनिकल रिसर्च। फिफ्थ है आपका रॉक गार्डन चंडीगढ़ का। हिस्ट्री है क्रिएटेड बाय नेकचंद यूजिंग वेस्ट मटेरियल से ये बनाया गया है। डिज़ाइन एलिमेंट है स्कल्पचर मेड बाय द रिसाइकल्ड आइटम्स, वाटरफॉल्स है, पाथवेज है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है प्रमोट क्रिएटिव एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इन जरूरी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने हर गार्डन के बारे में दे दी है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गूगल से, नेट से निकाल सकते हैं, उनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं कैसे ये गार्डन्स हैं, और इन्फॉर्मेशन आप इनके बारे में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है। एक मैंने फोर्थ असाइनमेंट भी आपको दिखाया है। जैसे आप फोर्थ असाइनमेंट में क्या कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू करना है गार्डनर के साथ। सो क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हेल्थी प्लांट ग्रोथ। फर्स्ट है हाउ ऑफन शुड प्लांट्स बी वाटर। हमें जो पौधे हैं, जो पौधे हम लगाएंगे उन्हें हमें पानी कब कब देना है। विच प्लांट्स आर ईजिएस्ट फॉर बिगनर्स। जो पहली बार पौधे लगा रहे हैं, कौन से प्लांट सबसे ईजी रहेंगे उन्हें उगाने के लिए, जिनकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, आसानी से उग जाए। हाउ डू यू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम पेट्स नेचुरली। जो पेट्स होते हैं उनसे हम इंसेक्ट वगैरह जो उनमें लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उन्हें हम अपने प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनसे। फोर्थ है व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन द गार्डनिंग। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तब। ये क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं। देन अपने एक्सपीरियंस की आपको समरी देनी है। समरी में आप लिख सकते हैं, देखिए, आई इंटरव्यूड अ लोकल गार्डन इन माई नेबरहुड। मैंने एक लोकल गार्डनर का इंटरव्यू किया, अपने नेबर हमारे पड़ोस में था जो। ही एक्सप्लेन दैट सनलाइट, प्रॉपर वाटरिंग एंड गुड सॉइल आर असेंशियल फॉर हेल्दी प्लांट्स।
उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सूरज की रोशनी, प्रॉपर वाटरिंग, सही से पानी देना है, और गुड सॉइल, एक अच्छी मिट्टी बहुत ज़रूरी है हेल्दी प्लांट्स के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, ओवर वाटरिंग इज़ ए कॉमन मिस्टेक। ज़्यादातर जो ज़्यादा पानी दे दिया जाता है पौधों में, ये कॉमन मिस्टेक है। ही सजेस्टेड स्टार्टिंग विथ ईजी प्लांट्स लाइक तुलसी। उन्होंने सजेस्ट किया जब आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ईजी प्लांट्स के साथ आप कर सकते हैं, जैसे तुलसी का पौधा, मैरीगोल्ड एंड मनी प्लांट फॉर बिगनर्स। ही ऑल्सो शेयर नेचुरल वेज टू प्रोटेक्ट प्लांट्स। उन्होंने नेचुरल वेज भी बताए हमें कैसे हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सच एज यूजिंग नीम ऑयल, कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। द बिगेस्ट चैलेंज ही सेड इट प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर। सबसे जो बड़ा चैलेंज है कि हमें अपने पौधे को प्रोटेक्ट करना है वो है एक्सट्रीम वेदर से, कि कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तेज़ धूप पड़ रही है पौधों के ऊपर, वो हम उनसे हमें प्रोटेक्ट करना है। द इंटरव्यू हेल्प मी अंडरस्टैंड द गार्डनिंग रिक्वायर्स पेशेंस। इस इंटरव्यू ने मुझे हेल्प किया कि हमें समझने में भी हेल्प की कि किस तरीके से जो गार्डनिंग करने के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, केयर कैसी करनी है, रेगुलर अटेंशन कैसे देना है। इट वॉज एन इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। ये एक इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस रहा। तो इस तरीके से आप अपनी समरी, अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। ओके। सेकेंड है, यू मस्ट हैव रीड पोएम्स एंड सॉन्ग अबाउट ब्यूटी ऑफ नेचर एंड डिफरेंट सीजन्स इन इंग्लिश एंड इन योर आवर लैंग्वेज। आपको रीड करनी है कुछ पोएम्स, कुछ सॉन्ग्स भी हो सकते हैं जो कि ब्यूटी है, जो नेचर की ब्यूटी के बारे में बताते हैं। डिफरेंट सीजन, अलग अलग मौसम के बारे में आपको बताते हैं, उनके बारे में कोई पोएम हो आप वो पढ़ सकते हैं, कोई सॉन्ग है आप वो सुन सकते हैं, इंग्लिश में सुन सकते हैं, एंड अपनी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है, बंगाली है, हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, जो भी लैंग्वेज है आप उसमें सुन सकते हैं। नाउ रीड एंड एंजॉय द पोएम गिवन बिलो। नीचे आपको एक और पोएम दी हुई है, उसको आपको रीड करना है और एंजॉय करना है, ठीक है। सो आप ये रीड कर लेंगे। चलिए, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर को हमने, इस पोएम को इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है, समझा है, और इस वाली वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।